नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए विज्ञान विषय से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें 60 प्रश्न शामिल किए हैं। आप टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय विज्ञान है, या फिर आप अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विज्ञान के प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई विमान नहीं होती है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, सीधे उत्तर को टिक करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट है विकृति, सेकंड है कोणीय वेग, और सी है संवेग, और डी है कोणीय संवेग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा विकृति। तो विकृति जो होती है इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, क्योंकि विकृति जो होती है ये वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। और विकृति जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, उसकी लंबाई में परिवर्तन और उसके बटे में उसकी प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों के अनुपात को हम उसकी विकृति कहते हैं, और ये एक विमाहीन राशि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। देखिए इस्पात धातु का एक गोला है और उसके अंदर पदार्थ की मात्रा उसका क्या है। तो द्रव्यमान होगी, घनत्व होगा, आयतन होगा, वजन होगा, तो हम उसे कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर बात पदार्थ की मात्रा की जा रही है। तो द्रव्यमान जो होता है ये किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मूलभूत माप को कहा जाता है। अतः इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा है वो उसका द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो देखिए दर्पण को 10 डिग्री से घुमा जा रहा है ना, तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। मतलब जितना कोण हमें यहाँ दिया हुआ रहता है उससे दुगने कोण से हमें परावर्तित किरण को घुमाना है। तो यहाँ दिया है थीटा का मान 10 डिग्री, तो 2 थीटा कोण से परावर्तित किरण घूमती है, मतलब कि उसके दुगने मान से। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। यदि मान ली जाए कि यहाँ पर हमें 20 डिग्री दिया जाता है तो फिर वो 40 डिग्री से घूमेगी। यदि दर्पण को हम 30 डिग्री से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 60 डिग्री से घूमेगी। सीधे सीधे हमें उसको दुगुना करना है। चलिए आगे प्रश्न है हमारा, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +3 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष है। तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो चूंकि यहाँ पर शक्ति धनात्मक है अतः प्रयुक्त लेंस उत्तल होगा और व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे प्रश्न है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक किया जाता है। चलिए आगे है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम जो होता है ये एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन से होते हैं, और हाइड्रोकार्बन से के प्रमुख जो घटक होते हैं जैसे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल आदि, ये सभी इसके घटक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये अब देखते हैं इसका उत्तर। तो रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। और ये क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उनके अंदर इस रॉकेटों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है, अगला हमारा प्रश्न है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियोइड्स क्या कहा जाता है। तो ये हमारा रहेगा समान परमाणु संख्या वाले जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो इनको हम कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक जो है वो समान रहेंगे, तो उन्हें हम समस्थानिक कह सकते हैं। चलिए अगला है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक और उपसंयोजक आबंध होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड जो रहेगा NH4Cl। ये आयनिक भी हो सकता है, और जबकि इसी को आयरन के साथ में जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये उसमें बोलते सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध भी बना लेता है। चलिए आगे प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है।
तो अमोनिया जल में अविलेय है, गंध रहित गैस है या पीली गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो देखिए ये जल में विलय होती है, अविलेय नहीं होती है। और जल में जैसे इसको विलय करते हैं तो जल में विलय करने पर ये जल के साथ में क्षारीय विलयन बनाती है। और क्षारीय विलयन जब बनाती है तो क्षारीय विलयन जो होता है उसकी विशेषता होती है कि वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो होता है वो हमेशा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसलिए एंजाइम होते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। और एंजाइम जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। चलिए इन्हीं को हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीनी भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीनी भाग को हम कहते हैं एपोएंजाइम। तो कहा जाता है, और एपोएंजाइम जो होता है इसकी असक्रियता के आधार पर इसे प्रोएंजाइम अथवा जाइमोएंजाइम भी कह देते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें देखना है। तो सीधे यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये थोड़ा गलत दिया है। यह शरीर में आरबीसीएस की वृद्धि करती है, तो लार का आरबीसीएस की वृद्धि से कोई संबंध नहीं, बाकी तीनों ही यहाँ पर सही दिए हैं। चलिए आगे है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो होती है ये किसके पाचन में मदद करती है? तो ये मदद करती है स्टार्च के। ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। अन्न एक समृद्ध स्रोत हैं, तो अन्न किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा स्टार्च के, क्योंकि अन्न में स्टार्च मंड जिसको हम कहते हैं कि प्रचुरता होती है। और सभी पादपों के बीजों फलियों में मंड जो होता है वो मौजूद रहता है, स्टार्च मौजूद रहता है। चलिए अगला है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं रेनिन। और रेनिन जो होता है दूध का पाचन भी करता है। तो जठरस जो आमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है उसमें ये पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण से उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण होती है। तो तरल पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गैस किन का मिश्रण होती है? तो ये गैस एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन जो होता है इसका प्रयोग प्रतिरोधी या प्रतिरोधी जिसके कहते हैं उसके रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा इसके रूप में किया जाएगा। चलिए आगे है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतरक्रिया से संबंधित होती है? तो देखिए अपने ही निर्जीव परिवेश के साथ में अंतरक्रिया, तो उसे हम कहते हैं स्व पारिस्थितिकी या आइटोलॉजी कहा जाता है। आगे है, जापान में पाया या यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यूशो रोग, इस रोग का नाम है यूशो रोग। और यूशो रोग जो है ये सर्वप्रथम जापान में सन 1968 में देखा गया। ये भी इससे संबंधित प्रश्न आता है, तो ये भी आप ध्यान रखें कब देखा गया? 1968 में अब देखा गया था। और इस रोग का नाम था पीसीबी। तो इसे पीसीबी के नाम से प्रदूषण से संबंधित है। अब ये पीसीबी जो है इस प्रदूषण से संबंधित है, ये रोग यूशो रोग। अब ये पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल जो होता है, ये इसका पूरा नाम है पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल। तो इसके कारण से ये यूशो रोग होता है। और यह रोग ये जो होता है राइस ब्रान तेल के उपभोग से जापान के उत्तरी क्यूस द्वीप में फैला हुआ था। इसी ब्रान तेल के पीसीबी से दूषित होने के कारण ये रोग सामने आया था। तो ये हमारा उत्तर रहेगा यहाँ पर पीसीबी। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो महासागरी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा रहेगा, महासागरी पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी होता है। चलिए आगे है,
मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण की बात हो रही है, मतलब जीवों के माध्यम से मच्छरों का नियंत्रण करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है गैम्बूसिया। और गैम्बूसिया जो होती है ये एक मछली होती है, तो मछली एक जीव में आ जाती है और जैविक नियंत्रण हम इस मच्छरों का ऐसे कर सकते हैं। तो गैम्बूसिया मछली। अगला रहेगा प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो किससे अधिक जलन पैदा होगी? उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, भाप है, पिघलती हुई प्लावी बर्फ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा भाप। अब भाप जो होती है ये, इससे सबसे ज़्यादा जलन होती है। अब इससे जलन क्यों होती है? तो देखिए, भाप जो होती है ना, उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो जैसे कि कोई भी जो द्रव होता है, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की उस मात्रा को हम कहते हैं जो उसकी इकाई मात्रा के द्वारा, मतलब उसके चाहे कितनी भी इकाई मात्रा के द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। तो जब पदार्थ अपनी कला बदलते हैं, जैसे पानी है, पानी द्रव से वाष्प में आ रहा है, तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो उस पानी के अंदर जो उसकी वाष्प होती है उसमें और भी ऊष्मा अवशोषित रहती है, जिसे हम उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उससे अधिक जलन होगी। अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो रहेगा ये रहेगा अभिवहन। चलिए अगला फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्यों? अब ये जो भी प्रश्न हमने देखा था उसी प्रकार से संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प को देखते हैं। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक प्रकार से गैस है, यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है। भाप में गुप्त ताप होता है और ये शरीर काय के उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, भाप में गुप्त ताप होता है, जिसे हम उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब जो गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप के द्वारा जलना ज़्यादा कष्टदायक या गंभीर माना जाता है, क्योंकि जल उबलने पर जल जो होता है या जल की भाप जो होती है वो वाष्प में बदलने के लिए जल के कण अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसका मान जो होता है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और इसी अतिरिक्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने पर तीव्र कष्ट भी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो कौन सी गैस किस रूप में कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। चलिए अगला है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन सिर्फ किसमें होता है? तो संवहन होता है केवल द्रव और गैसों में, ठोसों में संवहन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा केवल द्रव और गैसों में। चलिए अगला है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप वैद्युत मापी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ताप वैद्युत मापी जो होता है, तो ये कितने ताप को माप सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए तापमापी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है द्रव तापमापी। तो द्रव तापमापी की क्षमता होती है -30 डिग्री से -350 डिग्री, ये सिर्फ द्रव को मापता है। इसी प्रकार से गैस तापमापी होता है, तो गैस तापमापी के द्वारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को हम माप सकते हैं। और एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है उसके द्वारा हम 200 से 1200 सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं। परंतु एक ताप वैद्युत मापी जो होता है उसके द्वारा हम -200 से लगा करके तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं। तो ये रहेगा ताप वैद्युत मापी उच्च ताप मापने के लिए। अगला है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान जो है उसका 36 है, तो उसके न्यूक्लियस
में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हमें इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, जैसे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना में, तो यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या रखना है और द्रव्यमान संख्या में से हमें माइनस कर देना है उसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर सीधे क्रमांक लिख देता हूँ। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए द्रव्यमान हमारे पास में कितना है 36। तो 36 में से हम क्रमांक 17 को माइनस कर देते हैं तो बचते हैं 19, और 19 जो रहेंगे वो रहेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है। तो द्रव्यमान संख्या योग हो गई प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, क्योंकि कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर के बना होता है, और परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कुछ कण होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को। चलिए अगला है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो अधिकतर द्रव्यमान यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का रहेगा। चलिए आगे रहेगा, प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को क्या कहते हैं। तो जब प्रोटॉन की संख्या समान हो जाती है तो मतलब उनका परमाणु क्रमांक भी समान हो जाता है, और परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में हम उनको कहेंगे समस्थानिक। तो ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का, और जिसके बाहरी कोश में हम देखते हैं तो 2, 8, 5। तो 2, 8, 5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें इसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहेंगे। तो इसके सबसे बाहर का कोश जो होगा 3s2 और 3p3 रहेगा। तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे है, सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सोडियम आयन, तो देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया आयन के रूप में। तो अब इसके पास में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये। अब हमें इसका सम इलेक्ट्रॉनिक देखना है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। अब इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2 पॉजिटिव बनाया, तो इसके पास भी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है तो उसका अभिकेंद्री बल होगा। तो देखिए अभिकेंद्री बल के लिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला का यूज़ करना है, जिस फॉर्मूला होगा mv²/r, जहाँ m जो है वो उसका द्रव्यमान है, v उसका वेग है, r उसकी त्रिज्या है। तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो m का मान रख देते हैं 500 किलोग्राम और इंटू 3600 वेग, यहाँ पर हमें जो दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग जो होता है वो निकाला जाता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर पहले हम 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 36,000 मीटर। घंटा जो है उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो 3600 से हम 36,000 को काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। तो v बराबर हमें मिल रहा है 10। अब यहाँ पर v का स्क्वायर है तो 2 बार हम 10 गुणित 10 लिख लेंगे और बटे में 50 कर देंगे। तो 50 से हम 500 काट देंगे, तो 50 से 500 10 बार, और 10 10 10 तीनों जो हैं तो ये हो जाएंगे 1000, और 1000 न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई होती है न्यूटन। तो उत्तर आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा। अब यहाँ पर हमें त्वरण का प्रयोग करना है। तो देखिए त्वरण का सूत्र जो होता है, त्वरण बराबरी पर यहीं पर लिख लेते हैं, त्वरण बराबर लिख लेना आपको v²/r, जो उसका वेग परिवर्तन की दर होती है उसी को हम त्वरण कहते हैं।
तो देखिए v का मान रखना है और r का मान रखना है, और ये भी मीटर प्रति सेकंड में निकाला जाता है। तो यहाँ पर v का मान रख देते हैं त्वरण बराबर 400 गुणित 400, ये रख दिया। r का मान जो है वो 160। अब यहाँ पर 400 मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो यहाँ पर 4 और 4 16 और बटे में 160। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 16 0 0 0, 4 बार 0 और बटे में 160। अब जब हम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पर मीटर में दिया है ये 400 मीटर, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो इससे हम इसको काट देते हैं 160 से, तो ये 160 और यहाँ 1, तो हमारा मान आ जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड। अब जो उत्तर है वो हमें मीटर प्रति सेकंड में भी दिया है, परंतु 1000 मीटर नहीं दिया है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर दिया है। तो यहाँ पर हमें 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर को हम यदि कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो ये 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो रहेगा इसमें ये दिया है, तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, एक मनुष्य 990 मीटर की दूर स्थित सीटी की ध्वनि को सुन करके अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा। जहाँ पर हवा में ध्वनि का वेग जो है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर हमें उसके दोष को निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो 990 रहेगा उसमें हमें जो वेग है हवा का, ध्वनि का वेग, उसका हमें भाग दे देना है। तो 330, तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड सुस्त रहेगी, उसका दोष जो रहेगा 3 सेकंड सुस्त रहेगा। चलिए आगे है, एथेनॉल सी डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो एथेनॉल जो होता है इसे हम लिखते हैं जैसे C2H5OH, ये एथेनॉल हुआ। और एथेनॉल की क्रिया जब हम H2SO4 की उपस्थिति में करवा देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 लेना है, 2C2H5OH, और ये मिलकर के बन जाता है C2H5O C2H5 यानी कि ईथर प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये बन गया डाई एथिल ईथर। तो इसमें डाई एथिल ईथर बना, पर साथ साथ जल का अणु भी बाहर निकला। तो जल का अणु बाहर निकलना मतलब निर्जलीकरण। तो ये जो अभिक्रिया रहेगी ये रहेगी एक निर्जलीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। तो आग बुझाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आग बुझाने के लिए उपयोग होगा ऑप्शन डी जो रहेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसकी वाष्प जो होती है ज्वलनशील होती है, इसलिए इसे पायरिन के नाम से अग्निशमन समक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है। तो फास्जीन जो होता है ये नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड का, और कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है COCl2 जिसे हम कहते हैं, इसका ये नाम होता है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। और ध्यान रखें कि इसे फास्जीन कहते हैं। अब एक और इसे संबंधित सूत्र बताता हूँ आपको। एक होता है फास्फीन, तो फास्फीन जो होता है उसे हम बोलते हैं PH3, ये फास्फीन होता है, और ये फास्जीन है। दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ये फास्जीन है। तो फास्जीन कार्बन क्लोराइड होता है और जिसे हम COCl2 कहते हैं, और फास्फीन PH3 होता है। और फास्जीन फास्फीन दोनों ही विषैले होते हैं, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड भी विषैला होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एसिटिलीन जो होता है उसका सूत्र होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है एसिटिलीन। और इसकी क्रिया में HCl के साथ में करवाना है। तो जब HCl के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन पहले यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड डबल कर दीजिए,
अब इसी में एरो लगा देते हैं, आगे इसके क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये बनेगा। फिर इसी के साथ में हम पुनः HCl की क्रिया करवा देते हैं फिर से, तो सेम जैसा ही हमने किया था, ये H फिर वापस ला करके यहाँ जोड़ देना है और Cl ला करके Cl2 में जोड़ देना है। तो इसी प्रकार से ये बन जाएगा CH3 CH और Cl2। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो दोनों तरीके से बन रहा है, क्योंकि यदि हम क्रिया 2 बार करवाते हैं तो ये बन रहा है और 1 बार करवाते हैं तो ये बन रहा है। तो थोड़ी सी प्रश्न को मैं यहाँ पर 1 स्टेप में करें या उसको 2 स्टेप में करें, उस हिसाब से थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर बन रही है। तो यदि हम 1 बार करवाते हैं तो हमारा उत्तर सिर्फ यहाँ तक ऑप्शन डी तक जाकर सीमित हो जाता है, परंतु हम HCl की आधिक्य में करते हैं तो फिर ये भी बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा उसकी आधिक्य पर, उसकी मात्रा पर। चलिए आगे रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है कक्षा 8 की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया और शिक्षिका ने चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर के उसको जलाया। देखिए यहाँ पर ये कथन का जैसा प्रश्न है, इसमें एक संदर्भ कथन दिया है और इसे पढ़ना है और इससे संबंधित 1 2 3 जितने भी प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें फिर देना है। तो ये जो हमारा रहेगा, इसमें हमें कम से कम 3 प्रश्न से संबंधित रहेंगे और 3 प्रश्नों के उत्तर इसी से संबंधित रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर ध्यान दे करके हमें समझना है। देखिए शिक्षिका ने थोड़ा सा सल्फर लिया और सल्फर जो होता है एस, उसे जलाया। उसे जलाते हैं तो वायु के साथ में जलाते हैं तो सल्फर वायु के उपस्थिति में जल करके बनाता है SO2 गैस बनी। फिर उसे चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास के बाहर ना जाए, तो उसके अंदर गैस बनी है SO2। कुछ मिनट के पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। अब देखिए जो SO2 बनेगा उसमें हम H2 डाल देते हैं, मतलब मिला देते हैं, तो इन दोनों से फिर क्या बनेगा, तो इन दोनों से बन जाता है H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। और अम्ल जो होता है ये लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है, इस अम्ल का नाम क्या है और कौन सी गैस बनी, इससे संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आया इससे संबंधित कि क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिलास में जो है हम नीले और लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो सबसे पहली बात है कि हमने जो गैस वहाँ पर बनी हुई है तो उस गैस में अम्ल बना है और अम्ल की विशेषता होती है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला। दूसरा यहाँ पर रहेगा नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। अगला रहेगा जबकि लाल अपने पूर्व रंग में ही रहेगा, जैसा वो था वैसा का वैसा। आगे है ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बना। तो उसमें बना था H2SO3, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। अब उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रियाओं कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा क्रियाकलाप के माध्यम से कक्षा में प्रेक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्षण निकालने जैसी कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल, देखिए तेल का घोल है और चीनी का घोल है, दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। इसके बाद वह उन्हें सतह पर टेढ़ा करके उन बूंदों को नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करती है। तो इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाना चाहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप उत्तर भी समझ गए होंगे। देखिए हम एक तो लेते हैं तेल की बूंद मान लीजिए यहाँ पर, और इधर हमने यहाँ पर ली चीनी के घोल की बूंद। ये अब दोनों को हम रखते हैं और थोड़ा किसी भी स्लाइड के ऊपर या किसी भी
तख्ती के ऊपर और उसको तिरछा कर देते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी बूंद पहले बहेगी, ये हमें देखना है, इनका प्रवाह देखना है कि कौन सी। तो देखिए, जो ज़्यादा सांद्र होगा वो धीमी गति से बहेगा, जो थोड़ा पतला होगा वो जल्दी बहेगा। तो सांद्रता मतलब उसका जो गाढ़ापन रहेगा, जितना गाढ़ापन होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। तो श्यानता हमें देखनी होती है, विस्कोसिटी जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर रहेगा श्यानता को संज्ञान मिलाना ही शिक्षिका यहाँ चाहती है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। तो कौन सी विधि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। तो देखिए, चारों विधियों को थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो कच्चा माल मृदा से प्राप्त होता है, इस विचार का हमें खंडन करना है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रक्रियाओं का विस्तार पूर्वक समझना, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना और विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना, उसकी वृद्धि का प्रेक्षण भार वृद्धि का प्रेक्षण पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। और अगला है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मनोरंजक पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी को हमने चुना है। तो ऑप्शन सी ही क्यों चुना है, क्योंकि विद्यार्थी का मानना था कि पौधे कच्चा माल सिर्फ मृदा से लेते हैं। हमने पानी से प्लांट में, जो पानी में प्लांट लगा था उस प्लांट को दिखाया, क्योंकि अब पौधे जो कच्चा माल है वो कहाँ से ले रहे हैं, पानी से। तो इस प्रकार से हम उनकी उस बात का खंडन कर देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि। तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमारा एक विकल्प नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब ठीक है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा ये है कि। अब क्या मानदंड की अपेक्षा है, तो इसका उत्तर रहेगा, शिक्षार्थियों की ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान में व्यावहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहेगा। तो कौन सा यहाँ पर नहीं रहेगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। क्योंकि वे गतिविधियां संचालित करने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि सिर्फ वो उच्च अंक या ग्रेड ही प्राप्त करें, वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, वे समस्या समाधान के अवसर प्रदान करें, वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य होता है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज में बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है, दूसरे को ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो ये देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। अब इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके कारण इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा प्रेक्षण को, क्योंकि विद्यार्थी जब देखेगा, प्रेक्षण करेगा, तो उसे इस बात का यहाँ पर प्रेक्षण कौशल को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। अब प्रदर्शन क्या है, तो ये देखते हैं। एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है, पत्ती ली, परख नली में लिया गया, उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परख नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती को बाहर
गर्म किया जाता है जब तक पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? तो यहाँ पर कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? परखने के लिए स्प्रिट उड़लते समय क्या सावधानी बरती गई? दूसरा है पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई? जब तक पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई? और क्या क्लोरोफिल को हटाया गया तो रंग का क्या हुआ? तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि यहाँ विश्लेषण रंग का हो रहा है। पत्ती का रंग क्लोरोफिल जब हट जाता है तो उसका रंग कुछ काला पड़ जाता है। चलिए अगला हमारा रहेगा, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए नमक के पानी में विलयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मिश्रण जो है वो नमक का और रेत का है, नमक और रेत के मिश्रण को अलग अलग हमें करना है। चलिए अब नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके बच्चे, नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। अब हम इसके विकल्प को देखते हैं। तो पहले मिश्रण को पृथक करने की विधियां समझाएंगे और बाद में रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। दूसरा है यहाँ पर विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे और उन्हें पृथक करने की विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें विचार आजमाने के बारे में कहेंगे। अगला है यहाँ पर पहले विद्यार्थी को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। तो ये ही सही है। चलिए आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? तो विज्ञान और तकनीकी का वर्णन करेगा ऑप्शन बी, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्राय स्थान निर्दिष्ट होती है और विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग ही तकनीकी कहलाता है। तो विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग तकनीकी कहलाता है। चलिए आगे है, विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु तकनीक नहीं है। तो कौन सी तकनीक नहीं है? निबंधात्मक परीक्षा, गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए। चलिए अगला है, विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक समस्या है? तो देखिए व्याख्यान शिक्षण जो होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, क्योंकि व्याख्यान शिक्षण जो होता है उसमें सिर्फ शिक्षक केंद्रित वो होता है, बाल केंद्रित वो नहीं होता है। तो इसलिए उसमें शिक्षक और छात्र संवाद थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो इसलिए ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। अगला है, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या शिक्षण संबंधी समस्या नहीं हो सकती है? तो कौन सी यहाँ पर नहीं रहेगी? तो शिक्षण संबंधी समस्या नहीं रहती है सहपाठियों के साथ संबंध की, क्योंकि संबंध उनके सबके अच्छे होते हैं, तो सहपाठियों के साथ संबंध की समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको अच्छे लगे तो हम आपके लिए ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे। आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी